मैं राजेंद्र कुमार त्यागी, आचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कक्षा 6 का पाठ 9 भारत की जलवायु हमारा विषय रहेगा। इस पर ही चर्चा करेंगे। जलवायु प्रकृति में जितने भी कारक हैं उनमें जलवायु एक ऐसा कारक है जो हम पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है और हम इसके प्रभाव से कभी भी बच नहीं पाते। क्षण प्रतिक्षण हर समय जलवायु का प्रभाव हम पर बना रहता है। यद्यपि जलवायु से हमारा गहन संबंध है, किंतु जलवायु के प्रभाव को हम अनुभव कर सकते हैं। इसको आँखों से नहीं देखा जा सकता, स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, केवल हम इसको अनुभव करते हैं। हम क्या, सभी जीव जगत, चाहे उसमें पशु पक्षी हों, प्राकृतिक वनस्पति हो, जलीय जीव हों अथवा मानव हो, हम सभी पर जलवायु का व्यापक प्रभाव बना रहता है और इससे हम बच नहीं पाते बल्कि संघर्ष करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जलवायु सामान्यतः किसे कहा जाता है। तो जलवायु बहुत सरल शब्द है। यह शब्द ही दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। जल सागर में भी होता है, वर्षा के द्वारा हमें प्राप्त होता है और इसका व्यापक प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। इसी के साथ वायुमंडल में जल आर्द्रता के रूप में रहता है और वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये जल चाहे किसी भी रूप में हो, लेकिन हमारे ऊपर इसका निरंतर प्रभाव रहता है और इसको जीवन का आधार माना गया है। आपने देखा होगा, जल को ही जीवन कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरा शब्द है वायु। तो वायु के बिना हम शायद 1 मिनट भी नहीं जी सकते। हर समय हमें वायु की आवश्यकता होती है। इस वायुमंडल में ही हमारा आवास है। समस्त जीव जगत निवास करता है, इसी वायुमंडल के संपर्क में हर समय रहता है। तो निश्चित रूप से वायुमंडल का या जलवायु का हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव रहता है। लेकिन केवल जल और वायु का प्रभाव ही हमारे ऊपर रहता है और इसे ही हम जलवायु कहते हैं, यह कहना पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जलवायु के अंतर्गत अन्य तत्व भी होते हैं जो सामूहिक रूप से किसी स्थान की जलवायु पर हर समय प्रभावित रहते हैं। ऐसे ही स्थानों की हम ऐसे ही तत्वों की हम चर्चा करते हैं। जलवायु, जल और वायु के साथ साथ किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का अध्ययन करना होता है, तभी हम जलवायु की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अब हमने कहा कि जल का बहुत अधिक प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है और इसका बहुत बड़े पैमाने पर आप देखते होंगे, अभी बहुत अधिक गर्मी हो रही है, लेकिन अभी अगर वर्षा हो जाती है तो निश्चित रूप से आप, एक बिन पढ़ा आदमी भी कहता है कि आज तो मौसम चेंज हो गया। ये मौसम किसने चेंज किया है? गर्मी को कम कर दिया या जाड़ों में हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक ठंड है और उसके बाद एक दिन के लिए बहुत अधिक धूप हो जाती है, सूर्य का तेज प्रकाश हमको मिलता है, तो निश्चित रूप से हर आदमी कहने लगता है भाई आज तो मौसम गर्म है। तो मौसम और जलवायु लगभग, अभी हम चर्चा करेंगे, इनमें बहुत कम अंतर है। दोनों को प्रभावित करने वाले तत्व लगभग एक जैसे हैं। इसके बाद वायु की बात करते हैं। तो वायु भी, हवा भी आप देखते हैं कि जब चलती है तो ग्रीष्म काल में हमारे यहाँ लू चलती हैं जो गर्म हवाएं होती हैं और पूरी तरह से मौसम को गर्म कर देती हैं। लेकिन सामान्यतः जो हवाएं चलती हैं वे आजकल हमको बहुत अच्छी लगती हैं, गर्मी से राहत देने वाली होती हैं। तो निश्चित रूप से वायु भी
जलवायु का एक मुख्य फैक्टर है, एक मुख्य कारक है। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश, इसको हम इस रूप में देखते हैं कि पृथ्वी गोल है और सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है। भूमध्य रेखा से जैसे उत्तर और दक्षिण की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य के प्रकाश की मात्रा कम होती रहती है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे दूरी कम होती जाती है, दूरी बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे तापमान कम होता जाता है। तो निश्चित रूप से किसी स्थान की जलवायु पर सूर्य के ताप का अर्थात सूर्य ताप का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसे हम भूमध्य रेखा से दूरी भी कह सकते हैं। यानी भूमध्य रेखा से दूरी भी किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसी प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से क्योंकि हमारे पास ऊंचाई और गहराई नापने का एक ही माध्यम है, समुद्र तल। समुद्र तल से ही हम किसी स्थान की ऊंचाई को नापते हैं और समुद्र तल से ही हम किसी स्थान की गहराई को नापते हैं। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई और गहराई जो है, निश्चित रूप से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, वायुमंडल की निचली परतों में, विशेष रूप से श्रोभ मंडल में, ऐसा देखा जाता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। तो जैसे जैसे कम होता जाता है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसी कारण हम जान सकते हैं कि कोई पर्वत बर्फ से क्यों जमा रहता है, पर्वत के शिखर बर्फ से क्यों ढके रहते हैं। तो उसका मुख्य कारण यही है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे तापमान कम होता जाता है। इसी के कारण भूमध्य रेखा के आसपास जो पर्वत शिखर हैं, जबकि हम कहते हैं भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक गर्मी होती है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास भी अफ्रीका महाद्वीप में मध्य में ही किलिमंजारो और कीनिया पर्वत शिखर हैं। तो ये जो पर्वत हैं, ऊंचाई होने के कारण इनके शिखर भी, चाहे वो भूमध्य रेखा पर ही हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। तो भूमध्य रेखा से दूरी का और समुद्र तल से ऊंचाई का भी किसी क्षेत्र की जलवायु पर, किसी स्थान विशेष की जलवायु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार समुद्र तल से दूरी, आप देखते हो कि जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं, विशेषकर अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पर मुंबई है जो सागर के बिल्कुल निकट है, यहाँ पर कोलकाता है सागर के निकट है, यहाँ पर चेन्नई है, यहाँ भी सागर के निकट है। जितना भी सागर का निकट है, समुद्र तट है, इस पर न तो बहुत अधिक गर्मियों में गर्मी होती है और न ही जाड़ों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। तो यह प्रभाव किसका है पता करते हैं तो यह प्रभाव सागर का ही है। सागर के निकट के स्थानों पर न तो अधिक गर्मियों में गर्मी हो पाती है और न ही जाड़ों में अधिक ठंड हो पाती है। इसके विपरीत सागर से जितना हम दूर चलते हैं, यहाँ भी दक्षिण में भी देखते हैं तो दक्षिण के भी आंतरिक भागों में विषम जलवायु हो जाती है। यानी जहाँ एक और समुद्र तटों पर सम जलवायु पाई जाती है, वहीं मध्य के भाग में जलवायु की विषमता हो जाती है। यहाँ गर्मियों में तेज गर्मी और जाड़ों में तेज ठंड होती है, जबकि समुद्र के निकट के भागों में न तो अधिक गर्मी हो पाती है और न ही अधिक ठंड। एक प्रश्न भी आता है कि दिल्ली में भयंकर गर्मी पड़ती है, जबकि यहाँ पर मुंबई में गर्मी उतनी नहीं हो पाती, क्या कारण है? तो इसका कारण यही है कि समुद्र से दूरी, समुद्र से जितनी भी दूरी बढ़ती जाती है, जो स्थान जितना भी दूर होगा वहाँ की जलवायु उतनी ही विषम, और जो स्थान समुद्र के जितना निकट होगा या समुद्र में ही होता है, छोटे टापू होते हैं जैसे मॉरिशस है, मालदीव है और कई सारे टापू हैं, तो वो निश्चित रूप से गर्मियों में पर्यटन के केंद्र बन जाते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग गर्मियों में गर्मी कम से बचने के लिए चले जाते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पर जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर जाने का भी यही कारण होता है कि वहाँ भी ऊंचाई बढ़ने के कारण सर्दी की मात्रा बढ़ जाती है अथवा ठंड की मात्रा बढ़ जाती है। इसी के आगे स्थल का स्वरूप, तो स्थल का स्वरूप कहीं पीली मिट्टी होती है, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं रेतीली मिट्टी होती है, कहीं पथरीली मिट्टी होती है। स्थल के स्वरूप का भी वहाँ की जलवायु पर व्यापक प्रभाव रहता है।
उदाहरण के लिए राजस्थान जो मरुस्थलीय भाग है उसमें गर्मियों में देखते हैं तो बहुत गर्मी पड़ती है, जाड़ों में देखते हैं तो बहुत सर्दी पड़ती है। इसी के विपरीत दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात को बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, जिसे हम दैनिक तापांतर कहते हैं। तो मरुस्थलों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है और इसके विपरीत जो सामान्य स्थल भाग होते हैं, सामान्य चट्टानें होती हैं, वे न तो दिन के समय अधिक गर्म होती हैं और न ही रात्रि के समय अधिक ठंडी हो पाती हैं। किंतु मरुस्थलीय भाग रेतीला धरातल विशेष रूप से गर्मियों में तेज गर्म या दिन के समय तेज गर्म और रात्रि के समय बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। इस कारण मरुस्थलीय लोगों को, वैसे तो मरुस्थल में जनसंख्या कम ही होती है, लेकिन जहाँ भी लोग रहते हैं उनको इस विषम जलवायु का निश्चित रूप से सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार वनस्पति भी जलवायु को प्रभावित करती है। किसी स्थान पर पाई जाने वाली वहाँ वनस्पति विशेष रूप से वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। हम देखते हैं कि गर्मियों में लोग बड़े बागानों में खाद डालकर लेट लगाते हैं, न उनको बिजली के पंखे की, न कूलर को की और न एसी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ की जो व्यापक वनस्पति है वो वहाँ की जलवायु को निश्चित रूप से ठंडा बनाए रखती है। अर्थात चारों ओर गर्मी है, लेकिन उस बगीचे में, बाग में या पानी के निकट, तालाब आदि, झील आदि के निकट, वहाँ पर गर्मियों में गर्मी नहीं हो पाती। तो वनस्पति भी निश्चित रूप से जलवायु को प्रभावित करती है। इसके विपरीत हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ एक ओर वनस्पति जलवायु को प्रभावित करती है, वहीं हम दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि जलवायु ही वनस्पति को प्रभावित करती है, क्योंकि मरुस्थल में जलवायु ही विषम होने के कारण वहाँ पर पेड़ पौधे या वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वहाँ केवल वही वनस्पति जी पाती है जो वहाँ के संघर्ष को, वहाँ की जलवायु के संघर्ष को, वहाँ की जलवायु की विषमता को सहने में समर्थ होती है। इसके अतिरिक्त भी छोटे अनेक कारक हैं जो निश्चित रूप से जलवायु पर अपना प्रभाव डालते हैं या किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। किंतु अन्य कारकों की अपेक्षा जलवायु मानव जीवन एवं जंतुओं को सबसे अधिक प्रभावित करती है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से मानव जीवन या जीव जंतु और वनस्पति पर सदैव बना रहता है। किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए हमें ये सारी बातें जाननी होंगी जो हमने अभी याद की हैं, यानी भूमध्य रेखा से दूरी भी देखनी होगी, वहाँ की हवाओं का अध्ययन भी करना होगा, किस प्रकार की हवाएं चलती हैं। इसी प्रकार समुद्र तल से ऊंचाई भी देखनी होगी कि वो स्थान समुद्र तल से कितना ऊंचा है, समुद्र तल से दूरी भी देखनी होगी, स्थल के स्वरूप का अध्ययन भी करना होगा और वनस्पति का अध्ययन भी करना होगा। उसी के अनुसार मानव निवास करता है। इन्हीं के अनुसार यहाँ जहाँ की जलवायु सम होती है वहाँ पर अधिक जनसंख्या और जहाँ की जलवायु विषम होती है वहाँ कम जनसंख्या पाई जाती है। प्रकृति में वनस्पति एवं जीव जंतुओं सहित मानव पर निश्चित रूप से जलवायु का गहरा प्रभाव हर समय बना रहता है। इस प्रभाव को हम कुछ पॉइंटों द्वारा स्पष्ट करते हैं कि हम पर यह जलवायु का प्रभाव किस प्रकार से देखा जा सकता है, इसका अध्ययन किस प्रकार से किया जा सकता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जलवायु को अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो जलवायु का अध्ययन करने से, जलवायु के विषय में जानकारी प्राप्त करने से ही पता लगता है कि जलवायु का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। यहाँ पर जलवायु के प्रभाव दिखाए गए हैं। जलवायु और वस्त्र, विशेष रूप से सभी मानव समाज कोई ना कोई वस्त्र पहनता है। प्राचीन काल से ही वस्त्रों में परिवर्तन होता रहा है और जलवायु के आधार पर ही निश्चित रूप से वस्त्रों का निर्माण हुआ है। कहीं आज भी ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, खाल के वस्त्र पहने जाते हैं, मोटे वस्त्र पहने जाते हैं और कहीं कम वस्त्र पहने जाते हैं, हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। आप अपने को देखते होंगे कि हम गर्मियों में वस्त्र कम पहनना पसंद करते हैं, हल्के और सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। किंतु जब भयंकर सर्दी पड़ती है, जाड़े होते हैं, तो हमारे वस्त्र बदल जाते हैं। हम अधिक से अधिक वस्त्र पहनना चाहते हैं।
और निश्चित रूप से ऊनी या मोटे वस्त्र पहनना चाहते हैं तो ये जलवायु ही हमारे वस्त्रों को निर्धारित करती है। जलवायु का हमारे वस्त्रों पर व्यापक प्रभाव रहता है और हमारे वस्त्र जलवायु के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जहाँ ठंडे क्षेत्र हैं वहाँ की जलवायु शीतल होने के कारण, ठंडी होने के कारण लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं, अधिक वस्त्र पहनते हैं और खाल आदि के बने हुए वस्त्र पहनते हैं। इसी प्रकार से जलवायु और शारीरिक बनावट, हमारी शारीरिक बनावट पर भी जलवायु का व्यापक प्रभाव देखा जाता है। हमारे रंग को जलवायु प्रभावित करती है। आप किसी व्यक्ति को ज़्यादा काले रंग में देखते हैं तो कहते हैं कि ये अफ्रीका के हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप निश्चित रूप से भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा अफ्रीका को लगभग मध्य से ही बांटती है 2 भागों में। तो इसलिए अफ्रीकी लोगों पर जलवायु का या गर्म जलवायु का व्यापक प्रभाव रहता है और उनका रंग काला दिखाई पड़ता है। ठीक इसके विपरीत देखिए कि इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं और हम दूर से ही उनको पहचान लेते हैं कि ये तो इंग्लैंड के होंगे या यूरोप के होंगे या हम कहें गोरे हैं, तो निश्चित रूप से ठंडे प्रदेश के होंगे। तो हम जलवायु ही हमारी शारीरिक बनावट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। ऐसे ही हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लोग, विशेषकर हमारे बीच 1-2 नेपाल के लोग रहते हैं, उत्तराखंड के लोग रहते हैं तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि वे लोग कहीं ना कहीं हमारी पहचान में एकदम आ जाते हैं और हम कहते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र के हैं। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का रंग गोरा होता है, उनकी आंखें छोटी होती हैं, नाक थोड़ी चपटी होती है, तो हम दूर से ही पहचान लेते हैं। अर्थात हम शारीरिक बनावट के आधार पर ही किसी व्यक्ति को पहचान लेते हैं कि ये अफ्रीकी हैं, ये अमेरिकी हैं या ये निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं या चाइना जापान के हैं। ऐसा हम शारीरिक बनावट के आधार पर ही पहचान कर लेते हैं और निश्चित रूप से जलवायु हमारी शारीरिक बनावट को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। आगे जलवायु एवं उद्यम कार्य, हमारे कार्य भी जलवायु के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आप देखते होंगे कि गर्मियों में हम 2-3 मंजिल चढ़ने पर ही कई बार प्रभावित हो जाते हैं, सांस लेने में रुकावट होने लगती है, परेशानी होने लगती है। लेकिन वही कार्य अगर हम जाड़ों में करते हैं तो निश्चित रूप से लंबी भाग दौड़ कर लेते हैं और थकते नहीं हैं। अर्थात हमारी कार्य क्षमता को भी जलवायु प्रभावित करती है। हमारी कार्य क्षमता जलवायु के आधार पर परिवर्तित होती रहती है और इसलिए गर्मियों में हमारी कार्य क्षमता घट जाती है और जाड़ों में हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, जलवायु के साथ साथ ही हमारा खान पान भी बदलता रहता है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ विश्व में शाकाहार और मांसाहार दोनों भोजन प्रचलित हैं। हम अपनी बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं तो हमारा खान पान भी जलवायु के साथ साथ बदलता रहता है। आप स्वयं देखते होंगे कि गर्मियों में हम ठंडे पेय पदार्थ, आइसक्रीम वगैरह खाना बहुत पसंद करते हैं, रोटी खाना या भोजन करना बहुत कम पसंद करते हैं। वो हम गर्म हमको अच्छा नहीं लगता है और ठंडी चीज़ें शायद सारी अच्छी लगती हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जाड़ों में देखते हैं तो जाड़ों में निश्चित रूप से हम गर्म पदार्थ खाना पसंद करते हैं, गर्म भोजन लेना पसंद करते हैं और हमारा भोजन भी की मात्रा भी शायद बढ़ जाती है। गर्मियों में आप देखते होंगे कि भोजन अपने आप स्वतः ही कम हो जाता है, हमारी पाचन शक्ति थोड़ी क्षीण पड़ जाती है। तो ये प्रभाव भी जलवायु का ही है। आगे जलवायु एवं आवास, निश्चित रूप से आपने विभिन्न प्रकार के आवास देखे होंगे कि हमारे देश में ही आप अगर पर्वतीय क्षेत्र में गए हों तो पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ पर ढालदार छत, कम ऊंचाई के मकान बनाए जाते हैं। तो ये कारण जलवायु का ही है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है और बर्फ़ में सामान्यतः समतल छत काम नहीं कर पाती, इसलिए वहाँ पर छत को चिकना रखना, छत को ढालदार बनाना आवास में ज़रूरी होता है। आपने ये भी
पढ़ा होगा, संभव है ज्ञात हो कि बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ़ के घर बनाए जाते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। तो वे भी जलवायु के आधार पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और ऐसे में और मकान वहाँ पर निर्मित नहीं किए जा सकते, तो वहाँ पर भी बर्फ़ के ही घर बनाए जाते हैं। जबकि अपने यहाँ देखते हैं तो अपने यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन आवश्यक माना गया है, क्योंकि गर्मियों में हवा बहुत अधिक आनी चाहिए मकान में, जितनी अधिक हवा आएगी उतना ही स्वच्छ वातावरण बना रहेगा। इसलिए हम ऐसे मकान बनाते हैं जिसमें हवा का प्रवाह होता रहे। जबकि जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर खिड़कियाँ और द्वार बहुत छोटे रखे जाते हैं। जैसे मैंने अभी इग्लू का जिक्र किया, तो इग्लू में केवल एक छोटा सा प्रवेश द्वार रखा जाता है जिसमें हम लेटकर प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात हवा को रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ क्रॉस वेंटिलेशन इसीलिए रखा जाता है, खिड़कियाँ आमने सामने या गेट के सामने लगाई जाती हैं ताकि हवा का आवागमन निर्बाध रूप से बना रहे, रुकावट न हो और ज़्यादा से ज़्यादा हवा हमारे आवास में आती रहे, ऐसा हम चाहते हैं। तो निश्चित रूप से इसी प्रकार भूमध्य रेखीय प्रदेशों में लोग मकान आप ईंट और पत्थर के नहीं बनाते, बल्कि लकड़ी के और पेड़ों पर बनाते हैं क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा कि वहाँ पर गर्मी बहुत अधिक होती है, वर्षा बहुत अधिक होती है। तो वहाँ पर दोनों ही कारण हैं। वर्षा में नीचे जो विशेष रूप से जीव जंतु होते हैं, विषैले होते हैं, और उनसे बचने के लिए वो पेड़ों पर मकान बनाते हैं, और इसी प्रकार कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए भी पेड़ों पर मकान बनाते हैं, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर मकान बनने से हवा का आवागमन निर्बाध रूप से बना रहता है। तो हमारे आवास पर भी जलवायु का व्यापक प्रभाव सदैव बना रहता है। इसी प्रकार जलवायु एवं फसलें, या हम कह सकते हैं जलवायु एवं वनस्पति। आपने देखा होगा कि वनस्पति में पर्याप्त अंतर होता रहता है। मरुस्थल में देखते हैं तो अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है, पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो अलग प्रकार की वनस्पति मिलती है, कहीं समुद्र के निकट जाते हैं तो अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वनस्पति भी निश्चित रूप से जलवायु से कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसी प्रकार फसलें भी जलवायु के आधार पर ही निश्चित होती हैं। आप देखते हैं कि हमारे देश में चाय का उत्पादन असम, बंगाल, कर्नाटक आदि राज्यों में अधिक होता है। तो इसका मुख्य कारण वहाँ की जलवायु ही है, जलवायु और धरातल ही है। हमारे यहाँ चावल की एक फसल होती है, हम देखते हैं बंगाल में हमारे यहाँ या असम में 2 फसलें अथवा 3 फसलें चावल की हो जाती हैं। तो ये प्रभाव भी जलवायु का ही है, अर्थात जलवायु ही हमारी फसलों का निर्धारण करती है कि कहाँ पर कौन सी फसल का उत्पादन अधिक होगा। आप देखते होंगे कहीं केला अधिक होता है, कहीं आम अधिक होता है, कहीं गेहूं अधिक होता है, कहीं चावल अधिक होता है। तो फसलों में भी निश्चित रूप से जलवायु का ही व्यापक प्रभाव होता है। इसी के साथ कुछ अन्य कारक भी होते हैं जो निम्न स्तर पर हैं और जलवायु को प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारकों में, क्योंकि हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु, तो हम जब भारत की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ भारत का मानचित्र लगा हुआ है इसी को देखते हैं तो यहाँ पर नीचे भूमध्य रेखा है यहाँ, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम तो निश्चित रूप से जलवायु में अंतर आता जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि जलवायु अनेक फैक्टरों का योगदान है, यानी कोई एक फैक्टर जलवायु को निर्धारित नहीं करता किसी भी स्थान की। इसीलिए जब तक हम सारी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तब तक किसी स्थान की जलवायु को निश्चित कर पाना, उसके विषय में जानकारी दे पाना बड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पर ही ये बात देख सकते हैं कि यहाँ पर भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते, अभी आपको बताया कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है ठंड की मात्रा बढ़ती जाती है और गर्मी की मात्रा निश्चित रूप से कम होती है। लेकिन भारत में सबसे अधिक गर्मी इस मरुस्थलीय भाग में होती है। जैसलमेर यहाँ पर भारत का सबसे अधिक गर्म स्थान है। तो आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होनी चाहिए, ऊपर अधिक गर्मी क्यों हो रही है। ये भाग आप जानते हैं कि मरुस्थलीय भाग में स्थित है, और अभी बताया कि चट्टानों का किसी स्थान की जलवायु पर व्यापक प्रभाव रहता है। वनस्पति का
वहाँ की जलवायु पर व्यापक प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्थान मरुस्थल में है, वनस्पति का अभाव है। इसी के साथ साथ यहाँ की चट्टानें रेतीली हैं, मरुस्थलीय भाग है, और ये बहुत अधिक गर्म, गर्मियों में बहुत अधिक गर्म और दिन के समय बहुत अधिक गर्म, रात्रि को अधिक ठंडा। इसी प्रकार वर्ष में, जैसे हम कहते हैं वार्षिक तापांतर, गर्मियों में अधिक तापमान और जाड़ों में तापमान बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ बड़ी विषम जलवायु पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर हम एक फैक्टर से काम नहीं चला सकते। भूमध्य रेखा से ऊपर को जितना जाते हैं हम, या उत्तर दक्षिण को जितना हम चलते हैं, उतना ही तापमान कम हो जाता है। तो ये प्रश्न अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी भारत में हो रही है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि जलवायु पर बहुत सारे फैक्टरों का प्रभाव हमें देखना होता है। जब तक हम सारे फैक्टरों का प्रभाव नहीं देखेंगे, तब तक किसी स्थान की जलवायु के विषय में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसी प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे कारक हैं जो हमने यहाँ पर चर्चा नहीं किया है। यहाँ पर हिमालय पर्वत भारत की जलवायु पर अपना व्यापक प्रभाव रखता है। मानसूनी हवाएं जो ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, अर्थात इस दिशा में चलती हैं, तो वो यहाँ पर हिमालय से टकराने के बाद ही इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत स्थित है, ये सारा हिमालय पर्वत है, यहाँ पर ये इसको क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि मानसूनी हवाएं पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प लिए रहती हैं। और यहाँ पर टकराने के बाद इन राज्यों में भयंकर खूब वर्षा करती हैं। इन राज्यों में वर्षा अधिक होने के कारण ही यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेघालय राज्य में यहाँ पर ही मानिसराम स्थान है जो 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और भारत में सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। भारत ही नहीं बल्कि यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो उसका मुख्य कारण ये पर्वतीय भाग ही है। ये इनको रोकता ही नहीं हवाओं को, मानसूनी हवाओं को, बल्कि वर्षा करने पर विवश करता है, और ये हवाएं यहीं से टकराकर इसको पार नहीं कर पाती, और इसलिए उत्तर, जहाँ एक और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही थी, वहाँ पर इनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। अब इनकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, और हिमालय के सारे ये हवाएं उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं। किंतु निश्चित रूप से यहाँ वर्षा अधिक होती है, आगे को वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। अभी हमने देखा कि जलवायु में वर्षा एक बहुत बड़ा कारक है, कि वर्षा किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो हमें वर्षा का भी ज्ञान होना चाहिए, वर्षा का अध्ययन भी करना होगा कि वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती है, कहाँ पर, उसी के अनुसार वहाँ की जलवायु परिवर्तित हो जाती है, वनस्पति परिवर्तित हो जाती है। इन्हीं हवाओं को हम मानसून कहते हैं, और निश्चित रूप से ये हवाएं यहीं पर वर्षा नहीं करती, बल्कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं वर्षा करती हुई, क्योंकि हम इस मानसून को 2 भागों में बांटते हैं। नीचे कहते हैं हिंद महासागर का मानसून, लेकिन ऊपर आने पर ये बंगाल की खाड़ी का मानसून कहलाता है, और इधर अरब सागर का मानसून कहलाता है। तो भारत के बहुत सारे भाग में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में ये हवाएं वर्षा करती हुई आगे बढ़ती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर यही हवाएं जो दक्षिण पश्चिम से चल रही हैं, यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से टकराती हैं और इस भाग में वर्षा करती हैं। वर्षा करती हुई यहाँ पर इनको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, और उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाती हैं। लेकिन वर्षा यहाँ भी धीरे धीरे कम होती जाती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि ये हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। शीतकाल में भी ये उत्तर की ओर से आने वाली साइबेरिया की हवाओं को रोकता है और हमें ठंड से कहीं ना कहीं बचाता है, क्योंकि यह साइबेरिया के आने वाली हवाओं को नीचे नहीं आने देता, और इसलिए मैदानी भागों में अपेक्षाकृत कुछ कम ठंड हो पाती है। तो निश्चित रूप से हिमालय हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। इसी प्रकार ये मरुस्थलीय भाग, जैसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल, राजस्थान का भाग मरुस्थलीय भाग, तो ये भाग भी हमारी जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि ये भाग जब अत्यधिक गर्म हो जाता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, तभी ग्रीष्म काल में हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलना
प्रारंभ करती हैं, जिन्हें हम मानसून कहते हैं। और मानसून के द्वारा ही भारत में अधिकांश वर्षा, लगभग 90 से भी अधिक प्रतिशत वर्षा एक विशेष ऋतु में हो जाती है, जिसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। तो वर्षा ऋतु लाने में ये जो गर्म मरुस्थलीय भाग है ये बहुत अधिक प्रभावी है और निश्चित रूप से वर्षा को आमंत्रित करता है, मानसून को आमंत्रित करता है। और इसीलिए भारत की जलवायु पर मानसून का अधिक प्रभाव, यानी जलवाष्प भरी जो हवाएं हैं जिन्हें हम मानसून कहते हैं, इनका हमारी जलवायु पर बड़ा व्यापक प्रभाव रहता है। और इसीलिए भारत की जलवायु को एक शब्द के रूप में हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। लेकिन सामूहिक रूप से हम कह देते हैं मानसूनी जलवायु है भारत की, लेकिन भारत में शायद देखने में आता है कि जलवायु में बड़ी विविधता पाई जाती है। इतनी विविधता पाई जाती है कि संसार में जितने प्रकार की जलवायु है, चाहे वो टैगा प्रदेश की हो, चाहे वो टुंड्रा प्रदेश की हो, चाहे वो सवाना प्रदेश की हो, चाहे वो सहारा प्रदेश मरुस्थल की हो, और चाहे वो भूमध्य रेखीय प्रदेश की हो, तो जितनी भी जलवायु संसार में पाई जाती हैं, निश्चित रूप से हमारे देश में कहीं ना कहीं उन सभी जलवायु का देखा जाना पाया जाता है। जैसा हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि बर्फीले क्षेत्र जो टुंड्रा प्रदेश है, टैगा प्रदेश है, वहाँ पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है, 8 महीने 9 महीने बर्फ जमी रहती है। तो हमारे यहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र ऐसा है, निश्चित रूप से इसमें कुछ भागों में सारे वर्ष बर्फ जमी रहती है और निश्चित रूप से कम ज़्यादा तो होती है, लेकिन कभी भी बर्फ का समाप्त नहीं हो पाती। तो जलवायु, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इसकी जलवायु में विविधता का होना स्वाभाविक है। निश्चित रूप से बड़ा होने के कारण इसकी जलवायु में विविधता पाई जाती है। अगर हम वर्ष के अनुसार देखते हैं तो भारत में 4 प्रकार की जलवायु, 4 ऋतुएं हो जाती हैं, 4 प्रकार की जलवायु हो जाती है। कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो ग्रीष्म ऋतु, ज़्यादा सर्दी होती है तो हम कहते हैं शरद ऋतु, एक शीत ऋतु, जब ज़्यादा सर्दी होती है तो शीत ऋतु, हल्की सर्दी होती है तो शरद ऋतु, और एक सामान्य मौसम जिसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। तो इस प्रकार भारत की जलवायु 4 प्रकार की वर्ष में हो जाती है, यानी चारों प्रकार का जलवायु का हमें निश्चित रूप से झेलना पड़ता है या उसके प्रभाव को हम सहते हैं। कभी गर्मी सहते हैं तो कभी सर्दी, कभी सामान्य मौसम भी बसंत काल में देखा जाता है। अभी हमने जलवायु पर सामान्य जानकारी प्राप्त की है। इसी प्रकार जो समुद्र तटीय भाग है, इसका मैंने पहले ही शुरू में किया था, कहा था कि आसपास के भागों में समुद्र का प्रभाव रहता है और जलवायु सम बनी रहती है। तो इसलिए हम समुद्र के प्रभाव को भी नकार नहीं सकते। समुद्र भी हमारी जलवायु को बहुत बड़े पैमाने पर निर्धारित करता है और विशेष रूप से मानसून समुद्र की ओर से ही हमारी ओर आता है, हमें गर्मी से राहत देने के लिए वर्षा करता है। अब पाठ के अंत में आपको थोड़ा सा कार्य करना है जिसको आप नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न जिनके उत्तर संभव है कहीं ना कहीं आ गए हैं, उनको नोट कर लेंगे। जैसे तापमान किसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपको लिखने हैं। तापमान किसे कहते हैं? ऐसे ही दूसरा, मानसून किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, भारत की जलवायु पर किन किन तत्वों का प्रभाव देखा जाता है? और आगे नया प्रश्न, हम अपने आसपास की जलवायु पर किन किन तत्वों का प्रभाव देखते हैं, उनकी एक सूची बनाएंगे आप। इसी के साथ धन्यवाद।